हेलो दोस्तों, मैं इज़राइल। आप सब लोगों को अपने YouTube चैनल इज़राइल सर जीएस में आपका स्वागत करता हूँ। देखो, मेन हम लोग जीएस पर बात करेंगे कि जितने भी हमारे भारत में कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो मेन सब्जेक्ट के रूप में आपसे मालूम किया जाता है वो जनरल स्टडीज वाला टॉपिक होता है। जनरल स्टडीज। अब जीएस या जनरल स्टडीज जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, चाहे स्टेट लेवल का कोई एग्जाम हो, किसी भी ऑल ओवर इंडिया में किसी भी स्टेट का, या किसी भी सेंट्रल लेवल का कोई एग्जाम हो, चाहे तो कोई केंद्र सरकार की परीक्षा हो या चाहे किसी भी राज्य सरकार की कोई भी परीक्षा हो, सब में मेन सब्जेक्ट के रूप में जीएस के बारे में मालूम किया जाता है। अब कई बार दुविधा ये रहती है कि जीएस में इतने सारे सब्जेक्टों को इंक्लूड किया गया, जैसे इसमें हिस्ट्री, इसके बारे में भी क्वेश्चन आपसे मालूम किए जाते हैं, जैसे ज्योग्राफी यानी भूगोल के बारे में भी आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान या पोलिटी राज्य व्यवस्था के बारे में भी आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के बारे में भी आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सब्जेक्ट के बारे में आपसे क्वेश्चन मालूम किए जाते हैं। इन सबके अतिरिक्त भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जो विविध में रखे गए हैं, यानी कि मैस्कुलिनियस में रखे गए हैं। इन टॉपिकों भी से भी आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं, जैसे कि किसी भी अंतरराष्ट्रीय घटना पर आधारित कोई भी टॉपिक हुआ, कोई भी इंटरनेशनल इवेंट्स अगर है तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जितने भी डेज हम लोग मनाते हैं, यानी कि जितने भी दिवस हम लोग मनाते हैं, कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर यानी इंटरनेशनल लेवल के होते हैं और कुछ राष्ट्रीय स्तर यानी कि नेशनल लेवल के। यानी कुछ दिवस ऐसे होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाए जाते हैं, कुछ दिवस ऐसे होते हैं जो नेशनल लेवल पर। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब ये कि टोटल ऑल ओवर विश्व में, टोटल संसार में जो दिवस सेलिब्रेट या जिनको स्पेसिफिक रीजन से मनाया जाता है वो अंतर्राष्ट्रीय दिवस या इंटरनेशनल डेज होते हैं। और जो केवल हमारे देश में सेलिब्रेट किए जाते हैं, भारत में ही उनको मनाया जाता है, वो राष्ट्रीय दिवस या नेशनल डेज होते हैं। इनके अतिरिक्त जीएस में यदि हम बात करें तो जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है जितनी भी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं होती हैं। अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में जैसे करके यूएनओ हुआ, इसके अतिरिक्त यूनेस्को हुआ,
इसके अतिरिक्त यूनिसेफ हुआ, इंटरपोल, ब्रिक्स, G20, G7, रेड क्रॉस। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में रखी गई हैं, जैसे करके G7 है, G20 है, जैसे करके यूएनओ है। इसके अतिरिक्त जैसे विश्व बैंक या वर्ल्ड बैंक होता है, वर्ल्ड बैंक भी इसके अंतर्गत आ जाता है, विश्व बैंक। इसके अतिरिक्त IMF हुआ जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है। इसके अतिरिक्त FATF हुआ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जिसको बोल दिया जाता है। इन सब अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से संबंधित भी क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीएस वाले टॉपिक में रखे गए। इन सबके अतिरिक्त यदि हम बात करें तो जीएस वाले टॉपिक में इसके अतिरिक्त आप लोगों से जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस यानी कि करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स यानी कि जो समसामयिकी घटनाएं होती हैं, समसामयिकी जो घटनाएं होती हैं उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। समसामयिकी घटनाएं या करंट अफेयर्स या जी जनरल अवेयरनेस, सामान्य जागरूकता, इसमें उन सभी टॉपिकों को इंक्लूड किया गया जो भी हाल फिलहाल में राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय कोई भी टॉपिक है जो नेशनल लेवल पर इस समय चर्चा में है या फिर इंटरनेशनल लेवल पर इस समय चर्चा में है। उन सब टॉपिक जो वर्तमान समय में किसी ना किसी स्पेसिफिक रीजन से, किसी ना किसी एक विशेष उद्देश्य से चर्चा में है, उन सभी मुद्दों से मिलाकर जो तथ्य निर्मित किए जाते हैं उनको जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स कह दिया जाता है, या फिर इनको हिंदी में समसामयिकी कह देते हैं। अब इतने सारे टॉपिक हुए कि जैसे ये सब्जेक्ट है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक्स, साइंस रहा, तीनों साइंस के पोर्शन। ये इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय दिवस या राष्ट्रीय दिवस हुए, या फिर जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हुई, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, इन्हें विविध के अंतर्गत रखेंगे, या फिर जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हुई, अंतर्राष्ट्रीय दिवस हुए या राष्ट्रीय दिवस हुए, ये सब टॉपिक हमारे जीएस में मालूम किए। अब सवाल इस बात का है कि इतना बड़ा सिलेबस आपका है, इतने बड़े सिलेबस में से हम लोगों को इतने सारे तथ्यों से कैसे जज करें, कैसे पता लगाएं, कैसे एक गैस वर्क कर सकते हैं कि अमूमन इन टॉपिकों से रिलेटेड मुद्दे आपके एग्जाम में मालूम किए। तो उन्हीं तरीकों से रिलेटेड हम जनरल अवेयरनेस की चर्चा करेंगे कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो सेंट्रल लेवल का कोई भी एग्जाम हो या स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम हो, यानी कि कोई भी परीक्षा केंद्र गवर्नमेंट के द्वारा आयोजित किया जाए या किसी भी राज्य सरकार के द्वारा कोई भी परीक्षा आयोजित की जा रही है, तो उन परीक्षाओं या उन एग्जामों में अमूमन जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन या जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन कहां से आ सकते हैं। मेन उसी चीज को पढ़ लें कि हर एक सब्जेक्ट को अगर हम लॉन्ग टर्म में याद करें, मेमोराइज करें, इतना बड़ा सिलेबस है, मेमोराइज होने में बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। अगर मेमोराइज हो भी जाता है तो उसको याद रखने में बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। तो अब हम मेन चीज इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे
अपने YouTube चैनल इजराइल सर जीएस में कि अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम बैठ रहे हैं तो उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीएस से रिलेटेड टॉपिक किन तथ्यों से मालूम किए जा सकते हैं या कैसे आने की उनकी पॉसिबिलिटी होती है, कैसे आने की उनकी संभावना। बड़े ध्यान से समझना। और ऐसा नहीं है आप प्रीवियस जितने भी एग्जाम आपके हुए हैं सब एग्जामों को जो प्रीवियस पेपर हैं आप उनको सर्च करें, उनको एक बार देखें और जैसे हम लोग बात कर रहे हैं उनको कोशिश करें कि यहाँ से वो टॉपिक उठाए भी गए हैं या ना उठाए गए हैं, उनसे रिलेटेड थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, फिर जीएस के मुद्दों पर बात करें। देखो, जैसे मान लेते हैं कि कोई भी टॉपिक प्रेजेंट सिचुएशन में या वर्तमान समय में चर्चा में है, तो उस टॉपिक को हम लोग करंट अफेयर्स या जनरल अवेयरनेस या समसामयिकी के नाम से जाने। जैसे कि अगर हम बात करें कि वर्तमान समय में अभी अगर हम बात करें तो भारत में दो राज्य हैं, एक गुजरात साउथ इंडियन स्टेट है और एक राज्य हिमाचल प्रदेश। इन दोनों राज्यों के अंतर्गत अभी नोटिफिकेशन जारी किया गया, अभी विज्ञप्ति जारी की गई कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश राज्यों के अंतर्गत विधान सभा चुनाव आयोजित कराए जाए और अमूमन इन चुनावों का आयोजन दिसंबर माह में होगा, दिसंबर माह में किया जाएगा। अब जैसे करके वर्तमान समय में जितने भी न्यूज़पेपर हम पढ़ें या न्यूज़ वगैरह हम देखते हैं तो उनमें सब में एक न्यूज़ चर्चा में है कि गुजरात में और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा यानी कि असेंबली के इलेक्शन होने, लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली को ही हम लोग हिंदी में विधानसभा कहते हैं। अब जैसे करके ये टॉपिक चर्चा में है तो इस टॉपिक के बारे में क्वेश्चन आने की संभावना ये होती है कि गुजरात राज्य में कितनी विधानसभा सीटें हैं। इन विधानसभा सीटों को हम एमएलए के नाम से जानते हैं। जैसे अगर गुजरात की बात करें तो टोटल 182 182 वहां विधानसभा सीटें हैं, यानी कि 182 एमएलए का वहां चुनाव किया जाए। इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश में यदि हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में टोटल सीटें 68 68 सीटें हैं, वहां पर 68 सीटों के लिए मतदान किया जाएगा। अब गुजरात और हिमाचल प्रदेश में जैसे विधानसभा का चुनाव होगा, एमएलए का चुनाव कराया जाएगा, तो अब चुनाव कराने वाली संस्था जो इलेक्शन को कंट्रोल करती है, चुनाव कराने वाली संस्था जो इलेक्शन को कंट्रोल करती है वो इलेक्शन कमीशन होता है। इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग होता है। अब इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग के बारे में आप पढ़ें कि हमारे भारत में एक इलेक्शन कमीशन है। इस इलेक्शन कमीशन का ब्यौरा कॉन्स्टिट्यूशन वाले सब्जेक्ट में आर्टिकल्स नंबर 124 अनुच्छेद नंबर 124 में किया गया। तो आप लोग इलेक्शन कमीशन या निर्वाचन आयोग के बारे में एक बार समझें और पढ़ें। संभावना इस बात की है कि अगर विधानसभा चर्चा में है तो विधानसभा से रिलेटेड इलेक्शन कमीशन चर्चा में आ गया, तो इलेक्शन कमीशन के बारे में आप पढ़ें। आर्टिकल्स नंबर 324 अनुच्छेद नंबर 324 भारतीय संविधान के
इस आर्टिकल्स में इसकी चर्चा की गई है। इलेक्शन कमीशन का गठन कब हुआ, जैसे 25 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950 हम पढ़ते हैं। कितने मेंबर्स इलेक्शन कमीशन में एडजस्ट किए गए हैं, निर्धारित किए गए हैं। जैसे शुरू में जब इलेक्शन कमीशन को लाया गया तो 1 सदस्यीय थे, प्रेजेंट में 3 सदस्यीय होते हैं इलेक्शन कमीशन में, जिनमें 1 सदस्यीय चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और बाकी के अदर इलेक्शन कमिश्नर। पूरा इलेक्शन कमीशन आप जानेंगे। विधानसभा चर्चा में है तब विधानसभा के बारे में आप पढ़ें कि किसी भी राज्य के अंतर्गत, जैसे हिमाचल प्रदेश हुआ, गुजरात हुआ, अभी कुछ समय पहले आपकी 2022 के ईयरलियर समय में, शुरुआती समय में आपकी उत्तर प्रदेश में विधानसभा के इलेक्शन हुए। तो किसी भी राज्य में विधानसभा का होना या विधानसभा के चुनावों का होना, वो कैसे आयोजित किया जाता है उसके बारे में आप पढ़ें कि किसी भी राज्य के अंतर्गत आर्टिकल्स नंबर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद, आर्टिकल जिनको इंग्लिश में कहते हैं, आर्टिकल्स नंबर 170, अनुच्छेद नंबर 170 में विधानसभा का गठन हुआ। मेंबर विधानसभा में किसी भी राज्य के अंतर्गत, जैसे गुजरात में 182, हिमाचल प्रदेश में 68, तो किसी भी राज्य के अंतर्गत मैक्सिमम नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कैंडिडेट्स, यानी किसी भी राज्य के अंतर्गत अधिकतम विधानसभा के सदस्य कितने हो सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि किसी भी राज्य के अंतर्गत विधानसभा के अधिकतम सदस्य 500 हो सकते हैं और किसी भी राज्य की विधानसभा के अंतर्गत मिनिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आपकी 60 हो सकते हैं। अब यही क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है आपके एग्जामों में कि किसी भी राज्य में भारतीय संविधान के अनुसार विधानसभा की अधिकतम कितनी सीटें निर्धारित की गई, न्यूनतम कितनी सीटें निर्धारित की गई। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम एज, न्यूनतम आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई है। अब ये सारी बातें हम लोग पढ़ें तब कॉन्स्टिट्यूशन का एक पूरा टॉपिक आपका चर्चा में आएगा कि लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा क्या होता है, क्या क्राइटेरिया है कैंडिडेट्स बनने के लिए, क्या एलिजिबिलिटी चाहिए आप लोगों को, और जो इलेक्शन को संपन्न कराने वाली संस्था होती है उसको इलेक्शन कमीशन कहते हैं, निर्वाचन। तब 2 टॉपिक चर्चा में आ जाते हैं इन इलेक्शनों के बहाने, या निर्वाचन आयोग और विधानसभा वाले टॉपिक को कॉन्स्टिट्यूशन वाले सब्जेक्ट से आप पढ़ें। अमूमन आप प्रीवियस एग्जाम किसी भी लेवल का ठाकर देखते हैं तो किसी भी करंट अफेयर्स में चर्चा में रही पिछले 6 माह से 12 माह की जो न्यूज होती है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन अमूमन जीएस में बनते हैं। तब अब देखो, करंट अफेयर से रिलेटेड मुद्दा चर्चा में था, इसी करंट अफेयर से हम लोगों ने जीएस का एक मुद्दा बनाया और ये टॉपिक आपका बन जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का। अब कॉन्स्टिट्यूशन का ये मुद्दा आपका बन जाता है तब आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन के इस मुद्दे को पढ़ लें और मेमोराइज कर लें। अमूमन उम्मीद रहती है कि इन्हीं टॉपिकों से आपके क्वेश्चन आए और अमूमन ऐसे ही आते हैं। अब इतना बड़ा सिलेबस होता है तो उसमें मेन चीज यही है कि आप फाइंड आउट कैसे करें चीजों को, कैसे चीजों को समझें कि कहां से क्या आ सकता है। इतना बड़ा सब्जेक्ट होता है, पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन की अपने आप में एक बुक होती है, एक अपने आप में एक सब्जेक्ट है। अब सारे सब्जेक्ट को एक साथ मेमोराइज करें, शुरू वाला पढ़ते हैं तो लास्ट वाला फॉरगेट हो जाता है, लास्ट वाला पढ़ के आते हैं तो शुरू वाला खत्म हो जाता है। तब इससे रिलेटेड मुद्दे जब भी आपके आते हैं तो उन्हीं को कभी ना कभी जनरल अवेयरनेस से जोड़कर देख लिया जाता है। जैसे करके देखो, एक और एग्जांपल हम लोग पढ़ते हैं। जैसे करके अभी हमारे इंडिया में एक न्यूज काफी चर्चा में रही और वो न्यूज का जो संबंध था, इस न्यूज का संबंध जो रहा है वो अमूमन एक टॉपिक से रहा और ये टॉपिक था आपका 2 ग्रहणों से रिलेटेड था। जैसे करके सूर्य ग्रहण, जिसको हम लोग सोलर इक्लिप्स के नाम से भी जानते हैं,
या फिर जैसे एक और टॉपिक इसके साथ ही साथ लगभग थोड़े समय बाद चर्चा में रहा, चंद्र ग्रहण, जिसको हम लोग ल्यूनर इक्लिप्स यानी कि चंद्रमा ग्रहण के नाम से जानते हैं। अब अभी अभी यदि हम बात करें तो भारत में सूर्य ग्रहण भी और चंद्रमा ग्रहण की दोनों न्यूज़ें चर्चा में रही। अब सूर्य ग्रहण किस स्थिति में होता है, चंद्रमा ग्रहण किस स्थिति में होता है, इन बातों के टॉपिक जो है वो एक सब्जेक्ट है आपका ज्योग्राफी। उन ज्योग्राफी वाले टॉपिक में संबंधित है, वहां हम एक बार देखें कि सूर्य ग्रहण क्या है या चंद्रमा ग्रहण कैसे होता है। अब सूर्य ग्रहण या फिर चंद्रमा ग्रहण, ये टॉपिक आपकी समझ में तब आते हैं कि पहले हम सूर्य के बारे में पढ़ें, सन, और चंद्रमा के बारे में पढ़ें, मून। अब हम सूर्य के बारे में अगर जान लेते हैं, चंद्रमा के बारे में जान लेते हैं, अब जैसे करके हम सूर्य के बारे में पढ़ें या चंद्रमा, दोनों टॉपिक आपकी ज्योग्राफी में मिलेंगे। जैसे करके यदि हम बात करें कि सूर्य अगर शुरुआत में देखें तो इसका इंटरनल लेयर जो होता है, सबसे आंतरिक हिस्सा जो सबसे अंदर की परत, वो क्रोड होती है, जिसको इंग्लिश में कोर कहा जाता है। इसके बाद सूर्य के ऊपर एक और लेयर होता है, एक और परत लगा हुआ होता है, और इस परत को कॉन्वेक्टिव लेयर या हिंदी में संवाहक घेरा ये कहा जाता है। इसके बाद सूर्य की अगली परत जो होती है, इस परत को प्रकाश मंडल या इंग्लिश में फोटोस्फीयर कहा जाता है। देखो, इस बात का स्पेशल याद रखना है कि बाइलिंगुअल चीजें आपकी याद रहे, इंग्लिश वाला वर्जन भी आपको याद रहे, हिंदी वाला वर्जन भी आपको याद रहे। उसके बाद अगली लेयर सूर्य के बारे में अगर हम देखते हैं तो वर्णमंडल होता है, वर्णमंडल, ये इसको इंग्लिश में क्रोमोस्फीयर कहते हैं। क्रोमोस्फीयर, स्फीयर मीन्स परत होती है, ये क्रोमोस्फीयर हो जाता है। इसके बाद अगर सूर्य की अगली लेयर या अगली परत की बात करते हैं तो ये कोरोना होता है, ये कोरोना होता है, जिसको हम लोग क्रीट के नाम से भी या कोरोना को क्रीट के नाम से भी जानते हैं। ये सूर्य की स्थिति है, सिचुएशन है। सबसे आंतरिक परत क्रोड हुआ या कोर, सबसे बाह्य परत आपकी कोरोना हुआ। अब यहां से क्वेश्चन आ जाता है, बहुत क्वेश्चन आया हुआ है कि सूर्य की सबसे बाह्य परत या एक्सटर्नल लेयर को किस नाम से जाना जाता है, तो हम लोग उसे कोरोना। तो आप एक क्वेश्चन यही बन जाता है। और जिस समय पृथ्वी के किसी भी हिस्से पर सूर्य से संबंधित घटना, सूर्य ग्रहण चमकता है या वो घटना घटित होती है, तब हमेशा सूर्य की ये सारी परतें ढक जाती हैं और एकमात्र परत दिखाई देती है जिसको हम कोरोना। तो सूर्य ग्रहण से संबंधित एक क्वेश्चन बन जाता है कि सूर्य ग्रहण के दौरान या सूर्य ग्रहण के समय पृथ्वी की कौन सी परत या कौन सा हिस्सा हम लोगों को दिखाई देता है, कोरोना। अब देखो, जैसे आजकल विश्व में बीमारी रही कोरोना वायरस को लेकर, बहुत ज्यादा परेशानी, बहुत ज्यादा ट्रबल हुआ, बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया गया। अब देखो, उस वायरस का नाम भी कोरोना रखा गया। इस वायरस का नाम सूर्य की बाह्य परत कोरोना के ऊपर ही रखा गया। अब कोरोना सूर्य की सबसे एक्सटर्नल लेयर या बाह्य परत है, और कोई भी चीज जो सबसे ऊपर हो या सबसे बाहर की तरफ होती है, उस चीज को हम लोग ताज या इंग्लिश में क्राउन के नाम से जानते हैं। तब ये क्वेश्चन 2020 2021 के एग्जामों में बहुत ज्यादा पूछा गया कि कोरोना शब्द का हिंदी में क्या अर्थ होता है, तो ताजिया क्राउन, और जो शब्द सूर्य की बाह्य परत से लिया। आंतरिक परत ये होती है। नॉर्मल दिनों में यदि हम बात करें तो सूर्य की जो परत हम अपनी आईज से, अब अपनी आंखों से देख सकते हैं, वो प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर।
सूर्य के बारे में पढ़ेंगे आप पूरा कि सूर्य स्थिर नहीं है, वो स्टैटिक नहीं है, वो स्टेबल नहीं है, बल्कि वो मूव करता है ब्रह्मांड के चारों, पूरा मैप बनेगा। ऐसे ही करके आप चंद्रमा के बारे में पढ़ें कि सूर्य, जैसे हम अभी बात कर रहे थे, तो सूर्य एक तारा होता है, स्टार है, और ये पृथ्वी के नजदीक सबसे नजदीक स्थित तारा है, क्योंकि पृथ्वी के नजदीक बहुत सारे स्टार्स होते हैं। चंद्रमा एक उपग्रह होता है, जिनको इंग्लिश में हम सैटेलाइट कहते हैं। अब सैटेलाइट या उपग्रह यानी चंद्रमा के बारे में आप जानें। अब जब इन दोनों के बारे में पढ़ लेते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि जब कभी भी किसी भी हम स्टार्स के बारे में, जैसे सूर्य के बारे में देख रहे हैं, या किसी भी प्लेनेट के बारे में हम पढ़ रहे हैं, या किसी भी प्लेनेट के बारे में, किसी भी ग्रह के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, प्लेनेट, या किसी भी उपग्रह के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, सैटेलाइट, ये पूरी चीजें पढ़ाई जाएंगी। मैं सब चीजों को अलग अलग एक्सप्लेन करूंगा। अभी केवल हम कोशिश इस बात की कर लेते कि एग्जामों में क्वेश्चन कहां से पुट किए जाते हैं। प्लेनेट या सैटेलाइट के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो आपको सबको पता चल जाता है कि उस किसी भी आकाशीय पिंड को प्लेनेट कह देते हैं, जो एक निश्चित कक्षा में, निश्चित कक्षा, इंग्लिश में डेफिनेट ऑर्बिट बोल दिया जाता है, ऑर्बिट, निश्चित कक्षा में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है, उसे हम ग्रह कह देते हैं। और कोई भी एक ऐसा आकाशीय पिंड जो एक निश्चित कक्षा में किसी भी उपग्रह के, सॉरी, किसी भी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करता है, उसे उपग्रह कह देते हैं। जिससे चंद्रमा आपकी पृथ्वी का उपग्रह हुआ, जिससे ज्ञानीमेट आपकी बृहस्पति का उपग्रह हुआ। अब ये टॉपिक, अब देखो, साधारणतः अखबारों में या तो चंद्र ग्रहण चर्चा में था या सूर्य ग्रहण चर्चा में था। अब चंद्रमा ग्रहण या सूर्य ग्रहण के चर्चा में आ जाने से प्लेनेट और सैटेलाइट, इन दोनों की चर्चा हुई, और साथ ही साथ सूर्य की भी चर्चा हुई। तो आप सूर्य के बारे में पूरा पढ़ें, प्लेनेट को एक बार एक्सप्लेनेशन आपकी इनकी पढ़ें, सैटेलाइट की एक्सप्लेनेशन आप एक बार इनकी पढ़ें, तब जाके आपको पता चलता है कि अगर ये सूर्य की स्थिति है और ये मान लेते हैं हम लोग कि ये पृथ्वी की स्थिति है, और इनके बीच में हम ये मान लेते हैं कि चंद्रमा की स्थिति है, यानी कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में मूव करते हुए, घूमते हुए चंद्रमा बीच में आ जाए, तो सूर्य से जाने वाला जो प्रकाश होता है, सूर्य से जाने वाली जो रोशनी होती है, उसे चंद्रमा बीच में रोक लेता है, और पृथ्वी पर वो प्रकाश नहीं पहुंच पाता, और अंधकार की स्थिति बनती है, और उसी स्थिति को आपकी हमारी किस नाम से जाना जाता है, सूर्य ग्रहण के नाम से जानते हैं। ये सूर्य ग्रहण हो जाता है। फिर इसके बारे में आप तथ्य पढ़ें, जिसको हम सोलर इक्लिप्स के नाम से जानते हैं, सोलर इक्लिप्स के नाम से जाना जाता है। ये हुआ। अब इसका रीजन ये है कि आपको ये भी पता चलता है कि कोई भी, चाहे उपग्रह है या कोई भी ग्रह है, किसी भी उपग्रह ग्रह के पास अपना प्रकाश या रोशनी या लाइट नहीं होती, और सारे ग्रह और सारे उपग्रह सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं, और इसी रीजन से जब कभी भी इनके प्रकाश में आने में रुकावट उत्पन्न या पैदा होती है तो उसे ग्रहण, अगर सूर्य को आपकी हमारी पृथ्वी पर आने में रुकावट पैदा हुई है तो सूर्य ग्रहण कह दिया गया। ऐसे ही अगर हम सूर्य की स्थिति ये देख लेते हैं, यहाँ पर हमने चंद्रमा की स्थिति देख लेते हैं, और इसके बीच में यदि पृथ्वी आ जाती है, तब सूर्य से जाने वाले प्रकाश को इस टाइम पृथ्वी ने रोक लिया और चंद्रमा पर प्रकाश नहीं पहुंचा, तब इस स्थिति को चंद्रमा ग्रहण कह दिया जाता है। ये चंद्रमा, यानी कि चंद्रमा ग्रहण अगर क्वेश्चन पूछा गया, और बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि चंद्रमा ग्रहण क्या है, व्हाट इज ल्यूनर इक्लिप्स, ल्यूनर इक्लिप्स आपकी किसे कहा जाता है, तब हम कह सकते हैं कि जब कभी भी सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए और सूर्य से आने वाले समस्त प्रकाश को पृथ्वी रोक लेती है, तब इस स्थिति को चंद्रमा ग्रहण। अब फिर चंद्रमा ग्रहण में भी दो स्थिति है, कई बार आपने न्यूज में सुना होगा, पूर्ण चंद्र ग्रहण, और एक स्थिति होती है अर्ध चंद्र ग्रहण, ये भी आपने सुना होगा।
तब इनकी स्थितियों के बारे में पढ़ें। अब देखो, जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि विधानसभा इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक बना, ऐसे ही चंद्रमा ग्रहण और सूर्य ग्रहण के संबंध में ग्रह उपग्रह और सूर्य का टॉपिक बन जाता है। और इस टॉपिक का संबंध आपकी ज्योग्राफी से है। तब आप ज्योग्राफी के इस टॉपिक पर थोड़ा सा प्रिपरेशन करें, थोड़ा सा तैयारी करें और अमूमन आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। अमूमन यहीं से पूछे जाते हैं, कोई भी मुश्किल नहीं होती है अगर इस स्टैंडर्ड से। यानी कि मेन चीज ये है कि हमेशा किसी भी जीएस वाले टॉपिक को मेन चीज जो बनाया जाता है वो करंट अफेयर्स या जनरल अवेयरनेस का। तो हम लोगों को केवल कोशिश इस बात की करनी होती है कि जनरल अवेयरनेस से कैसे करके हम जीएस के टॉपिकों को रिसर्च कर सकते हैं। अब इसके बारे में आप लोग पढ़ें। सेम सिचुएशन कुछ और एग्जांपल देकर मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं कि कैसे करके जीएस वाले टॉपिकों में हम लोग कमांड बना सकते हैं। फिर हम स्टडी स्टार्ट करेंगे और एक एक टॉपिक को किसी भी सब्जेक्ट के गहनता के साथ डिटेल में हम अध्ययन करेंगे। जैसे करके अभी हाल फिलहाल में आपने देखा कि एक संस्था चर्चा में रही और उसका नाम रहा इंटरपोल। इसके रीजन रहा इसके चर्चा में रहने का क्योंकि इंटरपोल की 90वीं बैठक, 90वीं बैठक यानी कि 90 नंबर की जो कॉन्फ्रेंस हुई, जो बैठक हुई, 90वें नंबर की बैठक का आयोजन भारत की नेशनल कैपिटल नई दिल्ली, न्यू दिल्ली में किया गया। न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। अब इस की 90वें नंबर की बैठक को न्यूज में काफी चर्चा में रही, बहुत ज्यादा इसको प्रिंट किया गया। तब हम लोगों को समझना चाहिए कि व्हाट इज इंटरपोल, इंटरपोल क्या है। अब इंटरपोल के बारे में पढ़ें कि इंटरपोल की स्थापना का जो सिलसिला है वो 1914 से स्टार्ट हुआ, लेकिन वास्तविक रूप से इंटरपोल की स्थापना 1923 में हुई, 1923 ईस्वी में की गई। इस संस्था के जैसे नाम से पता चल जाता है, इंटरनेशनल, आगे है पुलिस और उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन, ये इंटरपोल शब्द अपने आप में एक संक्षिप्त वर्ड है, शॉर्ट वर्ड है। इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, यानी हिंदी में अगर हम कहें तो अंतरराष्ट्रीय पुलिस संगठन, इसे हिंदी में कह सकते हैं। ये हिंदी में इसका नाम हो जाता है। अब जैसे नाम से पता चलता है कि पुलिस वर्ड लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपकी हमारी क्राइम को कंट्रोल करने के लिए, किसी भी अपराध यानी क्राइम को कंट्रोल करने के लिए इन संस्थाओं का गठन किया गया होगा। अब आप पढ़ें कि स्थापना, इसको जो स्थापित किया गया सिलसिला 1914 से स्टार्ट हुआ, 1914 से, लेकिन वास्तविक रूप में इसकी स्थापना 1923 ईस्वी में हुई। यदि वर्तमान समय में इसके सदस्य देश अगर हम बात करें तो 195 है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि इसके सदस्य देश कितने हैं, 195। स्थापना 1923 में वास्तविक रूप से। और इस संस्था का हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर का मतलब होता है मुख्यालय। हर एक संस्था का कहीं ना कहीं हेडक्वार्टर जरूर रखा गया। अब मुख्यालय इसका जो है वो फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और बड़ा खूबसूरत एक क्वेश्चन बनता है कि फ्रांस की राजधानी पेरिस सीन नदी के तट पर बसी हुई है। सीन नदी बहती है, इसी नदी के तट पर बसी हुई ये एक कैपिटल है। जैसे भारत की राजधानी नई दिल्ली यमुना नदी के तट पर है, ये जैसे हम उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात करें लखनऊ गोमती नदी के तट पर है। तब आपको इसके बारे में पता चला। और हर साल इसकी कॉन्फ्रेंस होती है, बैठकें होती हैं। 90वें नंबर की बैठक का आयोजन स्पेशल रूप से चर्चा में रहा कि हमारे यहाँ भारत में हुआ, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। फिर इंटरपोल में अभी हाल फिलहाल में चर्चा में रहने का कारण था कि इसके अध्यक्ष भी चेंज हुए और इसके नए अध्यक्ष बनाए गए अहमद
अल नासिर। शेख अहमद अल नासिर को शेख लगा हुआ है इनके नाम के आगे पहले। शेख अमूमन आपको पता चल जाता है कि शेख अहमद अल नासिर, ये ज्यादातर जो व्यक्ति होते हैं वो यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात के रहने वाले, ये इसके नए अध्यक्ष बनाए गए। इसके अतिरिक्त इंटरपोल में एक सेक्रेटरी भी, एक डीजी भी होता है, यानी डायरेक्टर ऑफ जनरल जिसको बोला जाता है, इन्हीं में कह देते हैं महासचिव। महासचिव डायरेक्टर ऑफ जनरल भी होता है, महासचिव भी होता है। और हाल फिलहाल में अभी वर्तमान समय में इंटरपोल के डीजी जर्गेन स्टोक है, जो जर्मनी के रहने वाले हैं। जर्मनी की राजधानी बर्लिन, जैसे फ्रांस की राजधानी पेरिस थी, ऐसी जर्मनी की बर्लिन है। और बर्लिन स्प्री नदी के तट पर बसा हुआ एक शहर है। तब इंटरपोल के बारे में हमने पढ़ लिया। अब देखो, केवल बैठक बैठक चर्चा में थी तो आपने इंटरपोल का पूरा इतिहास पढ़ा। अब इसके बारे में भी आप जाने कि कैसे करके ये आपकी इसको पुलिस संगठन क्यों कहा गया। अब इसके रीजन के बारे में यदि हम लोग पढ़ेंगे तब आपको वास्तविकता में पता चलता है कि अगर हम भारत या किसी भी देश से व्यक्तियों को देखते हैं तो कुछ व्यक्ति हर एक देश में ऐसे होते हैं कि उन्होंने कोई भी क्राइम एक देश में करा और यहां से क्राइम या अपराध करने के बाद वो लोग यहां से दूसरे विदेशों में दूसरे देशों में आपकी जाकर बस जाते हैं, वहां रहने लगते हैं। तो अगर किसी भी देश में कोई व्यक्ति क्राइम या अपराध करके जाता है, यानी वो एक क्रिमिनल है, वो एक अपराधी है, क्रिमिनल है, तब उस व्यक्ति या उस अपराधी व्यक्ति का पता लगाने के लिए कि वो किस देश में रह रहा है, किस देश में वो अपना बिजनेस कर रहा है, तब उस व्यक्ति की, अपराधी की पता लगाने के लिए जो देश संपर्क या कनेक्टिविटी करते हैं, उस संस्था को इंटरपोल कहा जाता है। तो इंटरपोल किसी भी अपराधी को सर्च करने में देशों की सहायता करता है। फिर ये नोटिस जारी करता है अगर वो व्यक्ति आपकी सर्च हो जाता है, मिल जाता है। अब उन नोटिसों के बारे में आप पढ़ें कि ये नोटिस टोटल 8 प्रकार के होते हैं। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला नोटिस होता है ब्लू कॉर्नर नोटिस, ये आपने नाम सुना होगा बहुत। एक और नोटिस होता है रेड कॉर्नर नोटिस। ऐसे ऐसे 8 नोटिस होते हैं। कौन सा नोटिस कब जारी किया जाता है, किस अपराधी के लिए कौन सा नोटिस होता है, तब आप इंटरपोल के बारे में पढ़ें। अब देखो, एक अंतरराष्ट्रीय संस्था चर्चा में आई तो इसके बारे में आपने पढ़ लिया। एक कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक चर्चा में आया तब उसके बारे में आपने पढ़ लिया। एक ज्योग्राफी का टॉपिक चर्चा में आता है तब उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। ऐसे ही करके अगर किसी भी अदर सब्जेक्ट का कोई भी मुद्दा अगर चर्चा में रहता है तब उस टॉपिक के बारे में हम पढ़ें। तब जीएस इतना आसान, इतना ज्यादा इजी सब्जेक्ट होगा कि कभी भी मुसीबत नहीं होती कि वहां से क्वेश्चन गुजरेगा। अमूमन पता चल जाता है कि जो पिछले एक वर्ष में या पिछले 6 महीने में न्यूज चर्चा में रही है वहां से हम पढ़ें और उन्हीं न्यूजों को किसी ना किसी जीएस के सब्जेक्ट से जोड़ें और आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं। जैसे अभी हाल फिलहाल में यदि हम बात करें तो अब बहुत ज्यादा चर्चा में एक मुद्दा और रहा है, और वो रहा है कि हमारे भारत में जितनी भी उच्च शिक्षा दी जाएगी, जितनी भी हायर एजुकेशन होगा, उच्च शिक्षा दी जाएगी, हायर एजुकेशन। अब ये जो हायर एजुकेशन होगा तो उच्च शिक्षा का मतलब ये होता है कि जैसे मेडिकल कोई भी एजुकेशन होती है, जैसे इंजीनियरिंग कोई भी एजुकेशन होती है, या जैसे कोई भी इसके अतिरिक्त आपकी मेडिकल आपकी एजुकेशन हुआ, इंजीनियर एजुकेशन हुआ, या इसके अतिरिक्त कोई भी टेक्निकल एजुकेशन हुआ। टेक्निकल एजुकेशन या तकनीकी शिक्षा कोई भी होती है तो ये सारी उच्च शिक्षाओं में आ जाती है कि आपने मेडिकल की पढ़ाई की, नीट वगैरह का, एमबीबीएस वगैरह हुआ, इंजीनियरिंग की कोई भी पढ़ाई, या इसके अतिरिक्त कोई भी अदर टेक्निकल एग्जाम हुआ। तो अभी तक आपने देखा होगा कि ये सारी जो पढ़ाई है वो इंग्लिश में की जाती है। अंग्रेजी इनका माध्यम होता था, इंग्लिश माध्यम होता था, इंग्लिश में बुक्स वगैरह, सिलेबस वगैरह, एग्जाम वगैरह वो सब इंग्लिश में हुआ।
लेकिन अभी ये हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा चर्चा में रहा 15 अक्टूबर 2022 ईस्वी, 15 अक्टूबर 2020, 15 अक्टूबर 2022 ईस्वी को हमारे भारत के होम मिनिस्टर यानी गृह मंत्री अमित शाह जी अमित शाह जी भोपाल गए, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल गए और इन्होंने वहां से कुछ उच्च शिक्षा से संबंधित जो किताबें हैं, बुक हैं, उनको हिंदी में लॉन्च किया। हिंदी में उन किताबों का प्रकाशन किया गया। यानी मकसद ये है कि अब सरकार ने इस बात का अनाउंसमेंट किया कि उच्च शिक्षा जो भारत में अभी तक इंग्लिश वर्जन में होती थी, अब उच्च उच्च शिक्षा को हिंदी माध्यम में भी पढ़ाया जाएगा, हिंदी माध्यम में भी उनको लॉन्च किया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि केवल हिंदी माध्यम में ही, बल्कि भारतीय संविधान में जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं, उन सब भारतीय भाषाओं में ये शिक्षा आपको दी जाएगी। भारतीय भाषाओं जैसे आपको सबको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल नंबर ऑफ लैंग्वेजेस आपकी 22, जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में इनका वर्णन किया गया है कि किस किस भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया। तो हिंदी के साथ साथ सारी अदर आपकी लैंग्वेजेस में, लोकल लैंग्वेजेस में अब इन आपकी हमारी पढ़ाइयों को कराया जाएगा। तो एक बहुत बड़ा रीजन है। अब देखो, इससे ये डेट आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, फिर स्थान आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अब ये जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के गृह मंत्री द्वारा हिंदी के साथ साथ भारतीय सभी भाषाओं में उच्च शिक्षा को शुरुआत करने के लिए किताबों का प्रकाशन किस स्थान से किया? भोपाल से किया। 15 अक्टूबर रात को आपको याद रहे, भोपाल आपको याद रहे, वो मिनिस्टर का नाम आपको याद रहे, आप इनके बारे में। अब जैसे करके यहाँ उच्च शिक्षा या एजुकेशन की बात चल रही है, तब अभी अगर हम बात करें तो भारत में कुछ समय पहले एक नीति जारी की गई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लॉन्च किया गया। तब आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में पढ़ेंगे तो वहां स्पष्ट लिखा हुआ है कि भारत में आने वाले समय में, जो अभी 2 वर्ष पहले इसकी शुरुआत की गई थी, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई, तब इसमें स्पष्ट कहा गया था कि भारत में ये पढ़ाइयां अब लोकल लैंग्वेजेस और हिंदी में की जाएगी। तब आप इसके बारे में पढ़ें। अब ये न्यूज चर्चा में आता है। और इसके साथ साथ हिस्ट्री का फिर एक टॉपिक चर्चा में आ जाता है, और उस टॉपिक को कहते हैं शिक्षा का विकास। शिक्षा का विकास इंग्लिश में कहते हैं डेवलपिंग ऑफ एजुकेशन। डेवलपिंग ऑफ एजुकेशन इंग्लिश में पढ़ दिया जाएगा। अब इस वाले टॉपिक को आप मेमोराइज करें, देखें और पढ़ें, क्यों अब ये हिस्ट्री का टॉपिक चर्चा में आ जाता है। अब ऐसे करके देखो, हर रोज कोई ना कोई एक न्यूज बनती है, उस न्यूज के संबंध में कोई ना कोई एक सब्जेक्ट याद रहता है। जो न्यूज है वो जनरल अवेयरनेस है, और जो जनरल अवेयरनेस के बहाने टॉपिक चर्चा में आता है, उस टॉपिक को हम सब्जेक्ट से जोड़कर देख लेते हैं तो वो जीएस बन जाता है। ये टोटल है। और कोशिश करना कि जितने भी प्रीवियस डेज में, जितने भी पिछले दिनों में आपकी एग्जाम हुए, आप लोगों ने एग्जाम दिए, उन सबके आप पेपर उठाएं, पेपरों में एक बार सर्च करें और कोशिश करें कि वहां से उन चीजों की चर्चा की गई अगर है अखबारों में, तो वहीं से अमूमन क्वेश्चन मालूम किए। अब जैसे करके हमने अभी ये बात करी कि स्पेसिफिक रीजन रहा कि हमारे होम मिनिस्टर के द्वारा 15 अक्टूबर 2022 ईस्वी को उच्च शिक्षा नीति को हिंदी माध्यम में पढ़ाने के लिए कुछ किताबों का विमोचन किया, प्रकाशन किया भोपाल से। तो ये भी एक ये है कि इसी डेट को क्यों चुना गया होगा, इस डेट के अपने आप में क्या मायने हैं। इसका रीजन अगर हम जोड़ के देखते हैं तो आप सबको पता होगा कि 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी में जो इंडिया के, भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे, 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो APJ अब्दुल कलाम साहब थे। अब्दुल कलाम साहब।
जिनको अमूमन मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। अब इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ और भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे। राष्ट्रपति के रूप में इनका टर्म्स कार्यकाल 2002 से 2007 2007 तक इनका टर्म्स कार्यकाल रहा। इनके जन्म दिवस को चुना गया क्योंकि सबको पता है कि अब्दुल कलाम साहब एजुकेशन से रिलेटेड एक पर्सनालिटी रही हैं। अब इस 15 अक्टूबर को अगर आप जोड़कर देखेंगे तो ये अब्दुल कलाम साहब से भी रिलेटेड हो जाती है। तब आप अब्दुल कलाम साहब के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ें। मिसाइल मैन कहा जाता है, यानी कि मिसाइल मैन कहने का इनका रीजन है कि भारत में सबसे पहली मिसाइल जो पृथ्वी फर्स्ट बनी, उस पृथ्वी फर्स्ट मिसाइल जिसको भारत में 1988 उड़ीसा से उसको लॉन्च किया गया, इसके बनाने में सबसे बड़ा योगदान अब्दुल कलाम साहब का। तब आप इसके बारे में भी पढ़ें। और इसी के साथ साथ एक बड़े मायने रखती है कि 27 जुलाई 2015 ईस्वी को जब अब्दुल कलाम साहब की डेथ हुई, जब इनकी मृत्यु हुई, तब उसी दिन यूएनओ जो विश्व की सबसे बड़ी संस्था है, इसने कहा कि जिस दिन अब्दुल कलाम साहब का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर को, उस दिन को हम अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाएंगे। अब देखो, सीधा सोचने वाली बात यह है कि विद्यार्थियों के ही आसान बनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, विद्यार्थियों के लिए शिक्षा को आसान बनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बदलाव किया गया कि अब हिंदी में भी उच्च शिक्षाओं को आपकी पढ़ाया जाएगा। अब विद्यार्थियों से कहीं ना कहीं, एजुकेशन से कहीं ना कहीं संबंध अब्दुल कलाम साहब का रहा, और इसी रीजन से शायद हमारी भारतीय सरकार के द्वारा उच्च शिक्षा को जो लॉन्च किया गया वो यहां से किया गया। अब इनके जन्म दिवस के रूप में इंटरनेशनल स्टूडेंट डे या अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस आपकी हमारी जिसको कहते हैं। अब यहां से अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस चर्चा में आ जाए तो एक दिवस में आप लोगों को पढ़ने को मिल जाए। अब इसी प्रकार आपकी दिवस चर्चा में रहते हैं, तब आप इस दिवस के बारे में फिर अब्दुल कलाम साहब का जो जीवन परिचय रहा है, जो इनका लाइफ स्टाइल या लाइफ स्टैंडर्ड रहा है, इसके बारे में आप एक बार देखें और पढ़ें। अब ये टॉपिक दिवस से भी रिलेटेड हुआ जो अंतरराष्ट्रीय दिवस हुए, और इस टॉपिक का संबंध हमारे भारत के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम से भी हुआ, जो 11वें नंबर बहुत ज्यादा हमसे मालूम किया जाता है। और इस टॉपिक का संबंध आपकी हिस्ट्री से, शिक्षा के विकास से मिला। तब आप इसको पढ़ लें, आपकी जीएस मिल जाएगी आपको। ऐसे ही करके हम वर्तमान समय में यदि हम बात कर रहे हैं, देखो हम कोशिश इस बात की करते हैं कि वहां से हमें क्वेश्चन मिले। इतनी ज्यादा क्राउड आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होती है, इतनी ज्यादा भीड़ आपकी प्रतियोगात्मक परीक्षाओं में होती है, और वहां से गैस करना मुश्किल होता है कि क्वेश्चन आएंगे कहाँ से। तो ये एक सबसे अच्छा मेथड होता है कि इतना बड़े सिलेबस में से आप क्वेश्चनों को फाइंड आउट करें या देखें कि क्वेश्चन कहाँ से मिल सकते हैं। जैसे करके अभी हाल फिलहाल में नवंबर में ही अगर हम बात करें तो 11 नवंबर 1888 ईस्वी को एक बड़े महान व्यक्ति रहे हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब। अबुल कलाम आजाद, इनका जन्म सऊदी अरब की राजधानी, सऊदी अरब जो कैपिटल है, इसकी राजधानी है रियाद। सऊदी अरब जो एक गल्फ कंट्री है, खाड़ी देश है, इसकी कैपिटल है रियाद। यहां इनका जन्म हुआ। लेकिन बाद में मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब, जो भारत में फ्रीडम मूवमेंट रहा है, जो भारत में स्वतंत्रता आंदोलन चले, तब इन मूवमेंट में आपकी हमारी भाग लेने के लिए ये भारत आए, और फ्रीडम मूवमेंट यानी स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने भाग लिया, और बाद में इन्होंने भारत की नागरिकता ली। इंडियन सिटीजनशिप इनको दे दी गई, भारत की नागरिकता ली। उसके बाद आप सबको पता कि मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब स्वतंत्र भारत में, जो फ्रीडम इंडिया था, आजाद भारत था, इंडिपेंडेंस इंडिया है, उस भारत में मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब भारत के सबसे पहले, स्वतंत्र भारत के सबसे पहले शिक्षा मंत्री बने, एजुकेशन मिनिस्टर बने, सबसे पहले शिक्षा मंत्री बने।
स्वतंत्र भारत के हैं, लेकिन सबसे पहले शिक्षा मंत्री श्री राजगोपालाचार्य थे, वो हम उसकी अलग बात करेंगे, वो अलग रहे हैं जो श्री राजगोपालाचार्य साहब रहे हैं। सबसे पहले स्वतंत्र भारत के शिक्षा मंत्री बने। इनकी डेथ की अगर हम बात करें तो 22 फरवरी 1958 को इनकी डेथ नई दिल्ली में हुई। इनकी डेथ के बाद भारतीय सरकार के द्वारा कहा गया कि मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब का जो जन्मदिन है 11 नवंबर, उस जन्मदिन को हम लोग प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाएंगे, यानी नेशनल एजुकेशन डे के रूप में मनाएंगे। अब देखो, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यानी कि 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया या मनाया जाएगा, तो 11 नवंबर के दिन से राष्ट्रीय का मतलब कि नेशनल केवल इंडिया में है, बाकी दूसरे देशों से इसका कोई लेना देना नहीं है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे 15 अक्टूबर का लेना देना ऑल ओवर वर्ल्ड से है, क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर चीजें चर्चा में आ जाती हैं तब आप पढ़ें। अब राष्ट्रीय स्तर पर किसके जन्म दिवस की बात हुई? मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब के। तब आप मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब के जीवन के बारे में पढ़ें। जैसे करके बड़ी खूबसूरत बातें हैं कि मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब आजादी से पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बने, सबसे युवा अध्यक्ष बने, यानी सबसे कम उम्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब को सबसे पहले 1940 ईस्वी में 1940 में रामगढ़ अधिवेशन में, अधिवेशन का मतलब बैठकें होती हैं, अधिवेशन में इनको अध्यक्ष बनाया गया। और ये 1940 से लगाकर 1945 तक 6 वर्ष टोटल मिलाकर 6 वर्ष टोटल मिलाकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहने का इनके नाम रिकॉर्ड, सबसे युवा अध्यक्ष पद पर आपकी हमारी अध्यक्ष बनने का इनके नाम रिकॉर्ड। साथ ही साथ यदि हम बात करें तो मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब के नाम ये भी रिकॉर्ड की जब भारत में सबसे पहले संविधान सभा का निर्माण करने के लिए अगस्ता प्रस्ताव लाया गया 1940 में, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष ही है। उसके बाद जब भारत में संविधान सभा का गठन करने के लिए क्रिप्स मिशन लाया गया, उस समय भारत के अध्यक्ष यही रहे जो 1942 में लाया गया। तब इनसे जोड़कर मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब को देखें और इन दोनों के दोनों प्रस्तावीय मिशन के बारे में आप समझे, और साथ ही साथ आपको ये भी याद हो जाता है। टोटल जितनी भी जीएस की चीजें हैं, अब देखो एक टॉपिक हिस्ट्री का हो जाता है, ज्योग्राफी का हो जाता है पुणे नियोजन से, एक टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन का हो जाता है। इसी प्रकार यदि अगर हम लोग आपकी हमारी कोशिश करेंगे और पढ़ेंगे, तब सारी उम्मीद करते हैं कि किसी भी यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या किसी भी प्रतियोगात्मक परीक्षा में, चाहे वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम है या स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम है, एनी अदर ऑफ स्टेट, भारत में कोई भी एक एग्जाम रहा हो, किसी भी स्टेट का रहा हो, आप सर्च करके देखना टोटल जीएस जो आती है वो इसी पैटर्न पर, कि जो भी खबरें पिछले समय में आपकी चर्चा में रही हैं उन्हीं खबरों से जोड़कर इन मेन रोल जीएस को पढ़ने में जनरल अवेयरनेस का। अब जैसे करके वर्तमान समय में हम बात करें तो बहुत ज्यादा चर्चा की जाती है महंगाई की। एक और एग्जांपल देके हम लोग समझते हैं कि कैसे चीजें हमारे भारत में आपके जीएस में आ जाती हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अब सबसे ज्यादा चर्चा इस दौर में न्यूज में या न्यूज पेपरों में महंगाई की हो रही है, यानी कैसे करके वस्तुओं के जो प्राइसेस होते हैं, रेट होते हैं, वो बढ़ जाते हैं, सरकार कैसे कंट्रोल करती है कि उन्हें नियंत्रित करे या उन्हें आपकी वो कंट्रोल कर ले और महंगाई को वो नीचे करे। तब इस बात के संबंध में आप लोगों को पढ़ना होता है कि भारत में जो केंद्रीय बैंक होती है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक उसे कहते हैं जो किसी भी देश, जैसे अगर हम भारत की बात करें तो भारत में किसी भी देश में जितनी भी अदर बैंकें होती हैं सबको कंट्रोल करने वाली बैंक, और साथ ही साथ
उस बैंक के द्वारा किसी भी देश में, जैसे हम भारत में बात कर रहे हैं, मुद्रा का प्रचलन किया जाता है, मुद्रा को चलाया जाता है, करेंसी को चलाया जाता है, तब उस बैंक को केंद्रीय बैंक या सेंट्रल बैंक कहते हैं। अब भारत में मुद्रा का प्रचलन, मुद्रा का निर्गमन, करेंसी को आपकी चलाने का कार्य और बैंकों को नियंत्रित करने का कार्य आरबीआई के द्वारा किया जाता है, और इसीलिए आरबीआई को भारत की केंद्रीय बैंक कहते हैं, यानी सेंट्रल। अब ये जो भारत की केंद्रीय बैंक होती है आरबीआई, जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये कुछ ऐसी नीतियां बनाती है, ऐसी पॉलिसी बनाती है, नीति को पॉलिसी कहते हैं, जिससे महंगाई नियंत्रण में आ जाए, किसी भी वस्तु की महंगाई बेतहाशा ना बढ़े, या कोई भी वस्तु बहुत ज्यादा उसके प्राइस डाउन ना हो। तो जिन नीतियों को आरबीआई बनाती है, उन नीतियों को मौद्रिक नीति कहते हैं, इंग्लिश में बोला जाता है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति कहा जाता है। अब मौद्रिक नीति या मॉनेटरी पॉलिसी एक वो तरीका है जिससे हमारे भारत में, भारत की केंद्रीय बैंक आरबीआई महंगाई को नियंत्रित करने की कोशिश करती है। अब इन मौद्रिक नीतियों के बारे में आप पढ़ें कि एक मौद्रिक नीति रेपो रेट, ये रेपो रेट आर जिसको डबल आर कहा जाता है, एक मौद्रिक नीति रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एक मौद्रिक नीति CRR, इसको पढ़ा जाता है कैश रिजर्व रेशियो, रिजर्व रेशियो, हिंदी में इसे कहते हैं नकद आरक्षित अनुपात, इसे हिंदी में बोला जाता है रिवर्स रेपो दर, इसे हिंदी में बोला जाता है आपकी रेपो दर। एक मौद्रिक नीति होती है SLR, स्टेचुरी, स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो का मतलब होता है आपकी वैधानिक तरलता अनुपात। एक और होता है आपकी, इसे कहते हैं MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग, एफ का मतलब होता है फैसिलिटीज, हिंदी में कहते हैं सीमांत स्थायी सुविधा। इसके अतिरिक्त आपकी हमारी एक होता है इंटरेस्ट रेट, जिसको ब्याज दर कहते हैं, एक होता है प्राइम लैंडिंग रेट, PLR कहते हैं, हाल फिलहाल में जारी की गई SDF, स्टैंडिंग डिपोजिटरी फैसिलिटी कहते हैं। अब इन सब मौद्रिक नीतियों को महंगाई कंट्रोल करने के लिए आरबीआई इसको अनाउंसमेंट करेगा, आरबीआई इनकी दर निर्धारित करेगा। जैसे अगर वर्तमान में देखें तो इसको 5.90% पर रखा गया, इसके वर्तमान में रेट 3.35% रखे गए हैं, इसके वर्तमान में रेट 4.50% रखे गए हैं, इसके वर्तमान में रेट 18% रखे गए हैं, इसके वर्तमान में रेट आपके 6.15% रखे गए। इसके अतिरिक्त एक और होता है बैंक रेट, इसके भी वर्तमान में रेट 6.15% रखे गए। अब आप रेट और उसके तहत आप एग्जाम देखें तो उनमें ये भी पूछे जाते हैं कि रेपो दर क्या होती है, क्यों इसको बढ़ा दिया जाता है, क्यों घटा दिया जाता है। और आरबीआई जब निर्धारित करता है तो आरबीआई एक बड़ी संस्था है, और उस संस्था के अंतर्गत एक समिति बनाई जाती है जो मौद्रिक नीतियों के बारे में रेट निर्धारित करती है, जिसको मौद्रिक नीति समिति या इंग्लिश में इसको पढ़ दिया जाता है MPC, यानी मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, यानी हिंदी में मौद्रिक नीति समिति कहते हैं। अब ये मौद्रिक नीति समिति के बारे में पढ़ें कि इसमें टोटल 6 सदस्य होते हैं, और इस मौद्रिक नीति समिति का जो अध्यक्ष होता है वो आरबीआई का गवर्नर होता है। इसके बारे में आप पढ़ें। तब इन टॉपिकों के चर्चा में आ जाने से, अब महंगाई चर्चा में है तब आरबीआई चर्चा में आता है,
आरबीआई जिन नीतियों को, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए घोषित करता है, उन्हें मौद्रिक नीति कहते हैं। अब मौद्रिक नीति इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, या महंगाई, या भारत की केंद्रीय बैंक। अब आप इकोनॉमिक्स में इस टॉपिक को एक बार पढ़ें, तब यहां से अमूमन संभावना है, और अभी हाल फिलहाल में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुए, सब एग्जामों में यहां से रिलेटेड क्वेश्चन उठ गए। ऐसे ही बहुत सारे मुद्दे न्यूज चैनलों वगैरह पर, न्यूज पेपर्स वगैरह में आपकी चर्चा में रहते हैं, और उन्हीं मुद्दों से जोड़कर हम इस चैनल पर या इस जीएस वाले टॉपिक में टोटल इन्हीं मुद्दों पर डे कोशिश इस बात की करेंगे कि टोटल चीजें हमारी पढ़ी हुई आए, चाहे वो किसी संस्था से रिलेटेड हो, हिस्ट्री से कोई रिलेटेड टॉपिक रहा हो, ज्योग्राफी से रहा हो, कॉन्स्टिट्यूशन से, इकोनॉमिक्स से, या साइंस के अदर किसी भी टॉपिक से रहा हो। सब टॉपिक यहीं से चर्चा में आते हैं, और जिस टॉपिक की चर्चा हो, कन्वर्सेशन हो, बहुत ज्यादा हाईलाइट में रहा हो, उसी टॉपिक को जीएस से हम जोड़ लेते हैं, और एक अच्छा टॉपिक प्रिपेयर्ड हो जाता है, तैयार हो जाता है, और जीएस वहीं से आपकी मालूम की जाती है। सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा तरीका है आपकी जीएस का पढ़ने का। इसके अतिरिक्त देखो, यदि हम बात करें, मैं सबको आपको एक एक एग्जांपल देके आपको बता रहा हूं कि वास्तविकता में जीएस को पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका या सबसे अच्छा तरीका आपका कौन सा होता है। इसके अतिरिक्त बात करें तो जैसे वर्तमान समय में लगभग इंडिया में सबसे ज्यादा एक बीमारी इस समय चर्चा में है आपकी डेंगू, या इसके अतिरिक्त आपकी चर्चा में है टाइफाइड। जैसे पिछले 2 वर्षों में सबसे ज्यादा चर्चा में रहा कोरोना। ऐसे करके वर्तमान समय में डेंगू, टाइफाइड को लेकर बहुत ज्यादा अखबारों में ट्वीट किया गया, बहुत ज्यादा इसके पेशेंट वगैरह देखे गए, बहुत बड़ी एक डिजीज है, बीमारी है। अब डेंगू का होना या टाइफाइड का होना वो किस पर निर्भर करता है, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां हैं। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो विषाणु यानी वायरस के कारण होती हैं, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया इंग्लिश में बोल दिया जाता है, इसके कारण होती हैं। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो अमूमन हमें कवक के कारण हो जाती हैं, जिनको फंगस हम बोल देते हैं। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो शैवालों के कारण होती हैं, जिनको इंग्लिश में एल्गी के नाम से पढ़ा जाता है। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो परजीवी के कारण हो जाती हैं, और इसके अतिरिक्त कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो जेनेटिक्स होती हैं। जेनेटिक्स का मतलब होता है आनुवंशिक बीमारी। जैसे आपने नाम सुना होगा कुछ बीमारियों में, जैसे आपका रतौंधी एक नाम हुआ, जैसे ये होता है। या इसके अतिरिक्त जैसे आपकी एक नाम आपने सुना होगा, आपकी हीमोफीलिया एक बीमारी होती है, हीमोफीलिया। या इसके अतिरिक्त आपने कुछ और बीमारियों के नाम सुने होंगे, जैसे वर्णांधता होता है। वर्णांधता को इंग्लिश में ब्लाइंड कलर ब्लाइंडनेस बोला जाता है। हीमोफीलिया हीमोफीलिया ही है। और रतौंधी को हम लोग आपकी हमारी जो जानते हैं वो रतौंधी है, या हीमोफीलिया है, या वर्णांधता होती है, बहुत सारी बीमारियां हैं। अब इन्हीं बीमारियों की जो वजह है फिर ये है, जैसे डेंगू या टाइफाइड हुआ, तो अब आपका एक बायोलॉजी का टॉपिक होता है, और बायोलॉजी में एक टॉपिक दिया हुआ होता है डिजीज एंड डायग्नोस। डिजीज एंड डायग्नोस का मतलब होता है बीमारी एवं उनके उपचार। बीमारी एवं उनके उपचार। अब फिर ये वाला टॉपिक चर्चा में आया कहीं ना कहीं डेंगू या टाइफाइड की वजह से। अब आप जाकर बायोलॉजी में इस वाले टॉपिक को पढ़ें और सर्च करें कि विषाणु से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी होती हैं, विषाणु कैसे काम करता है, जीवाणु से होने वाली बीमारियां कैसे होती हैं, वो कैसे काम करता है, और कौन कौन सी बीमारियां कवक से हैं, शैवालों से हैं, परजीवी से हैं। कुछ बीमारी ऐसी भी हैं जो प्रोटीन की कमी या अधिकता के कारण भी हो जाती हैं।
कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो हमारे माता पिता या पूर्वज हमारे रहे हैं, उन्हीं की जेनेटिक्स, उन्हीं की जीन की वजह से हम लोगों के शरीर में उत्पन्न होती है, उन्हें अनुवांशिक बीमारियां कहते हैं। तो अब अखबारों में इस टॉपिक के चर्चा में आ जाने से बायोलॉजी का ये वाला टॉपिक चर्चा में आया। अब इस टॉपिक के बारे में आप लोग तैयारी करें और पढ़ें। टोटल अमूमन उम्मीद करते हैं कि जितने भी जीएस से रिलेटेड आपके टॉपिक होते हैं, किसी भी लेवल का एग्जाम हो आपका लगा के, किसी भी फोर्थ क्लास एग्जाम से लगा के, और ग्रुप बी सी और ए जितने भी टोटल एग्जाम होते हैं, जो आपकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यू, जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के एग्जाम होते हैं, वन लाइन मेथड वाले क्वेश्चन होते हैं, वनडे वाले एग्जाम होते हैं, टोटल एग्जामों में जो क्वेश्चनों का मेथड होता है वो टोटल यही होता है। इस प्रकार यदि हम कोशिश करेंगे और पढ़ेंगे, तब हम लोगों का उम्मीद करते हैं कि किसी भी एग्जाम में कोई भी जीएस का टॉपिक वीक या कमजोर नहीं रहेगा। एक कॉन्फिडेंस के साथ हम एग्जाम में बैठेंगे और इन्हीं तरीकों को पढ़ाने के लिए और इन्हीं तरीकों से रिलेटेड आपके क्वेश्चन को पढ़ने के लिए हम लोग इस टोटल अपने इजराइल सर जीएस इस चैनल पर टोटल डिस्कशन करेंगे। हर रोज कोई ना कोई टॉपिक होगा, हर टॉपिक पर मैं आपको बताऊंगा कि कहां से आपको कौन सा टॉपिक चर्चा में रहा, किस टॉपिक पर हमको पढ़ना है, और उस टॉपिक के बारे में ओपनली टोटल बात करेंगे। आज के पल हमने इंट्रोडक्शन है, पढ़ाई कैसे करनी है, कैसे करके एग्जाम में क्वेश्चन मालूम किए जाते हैं, और उन्हीं टॉपिकों से रिलेटेड आपकी बहुत सारे टॉपिक पर डे में जिस भी टॉपिक की चर्चा होगी उस टॉपिक को टोटल डिटेल में जितने भी क्वेश्चन उस टॉपिक से बन सकते हैं सारे क्वेश्चनों पर हम लोग चर्चा करेंगे और कन्वर्सेशन करेंगे। और हम कोशिश इस बात की करेंगे कि जितने भी क्वेश्चन उस टॉपिक से बन सकते हैं वो बने। इन्हीं बातों के साथ अगली क्लास में कोई भी एक मुद्दा, कोई भी एक टॉपिक, जिस टॉपिक का संबंध आपके किसी न किसी सब्जेक्ट से होगा उस टॉपिक का हम लोग बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही, बाकी आपसे अगले टॉपिक पर बात करेंगे।